हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। इमेजिन कीजिए कि एक सुबह आप सोकर उठे। आपको पता हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आपके डेली खर्चे और इसके साथ आपके जितने भी सपने और इच्छाएं हैं वह सब इसमें पूरे हो जाएंगे। फिर आपको और काम करने की जरूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हम ऑथर टोनी रॉबिन्स की बेस्ट सेलिंग बुक मनी मास्टर द गेम से ऐसे 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में सीखेंगे जो हमें सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सबसे सही तरीका क्या है। इसलिए अगर उम्र निकलने से पहले हमें अमीर बनना है तो इस मनी गेम को हमें जल्दी से समझना होगा, जो हमें रियल मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिखाती है, जिसे सीखकर एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे उतनी जल्दी हमारी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ उड़ेगी, जिससे हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर्स को भी ज्यादा समय दे पाएंगे और जहां जब चाहे वहां घूम पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी 1% से बहुत कम लोग ही इस कॉन्सेप्ट को समझकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं। इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने दुनिया के महान इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट जैसे वॉरेन बफेट, चार्ल्स श्वाब के इंटरव्यूज लिए और उनकी एडवाइस भी ली, जो कि एक सेल्फ मेड बिलियनियर है, जिनसे मिलकर ऑथर ने बहुत कुछ सीखा। ऑथर कहते हैं कि जब हम थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं तब हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत होती है। जिस तरह हम एक अनजान घने जंगल में इंटर करते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन सा जानवर कब कहां से आ जाए। उसी तरह जब हम ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन हमारी मदद के नाम पर हमें लूटने आया है। लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस की मदद से हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जंगल में तो हमें साफ पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक स्टॉक ब्रोकर, स्कैमर होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमें अमीर बनना है और आगे भी अमीर बने रहना है तो हमें सबसे पहले खुद पर भरोसा करना पहले सीखना होगा, और यह हम तभी कर पाएंगे जब हम इतने एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल होंगे। मनी गेम फाइनेंशियल फ्रीडम के लेसन्स को समझने से पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर का जन्म 1960 में कैलिफोर्निया के क्रोसन परिवार में हुआ। वे कहते हैं कि उनका बचपन कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इन सब रीजंस की वजह से वे पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे नहीं थे। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े होने की वजह से वे अपनी फैमिली और अपनी लाइफ के बारे में सोचा करते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स की अनबन और पैसों की कमी उन्हें सोचने के लिए मजबूर करती थी। ऑथर कहते हैं कि जब वे 11-12 साल के थे तब उनकी हाइट 1 महीने में ही 5 से 10 इंच तक बढ़ गई, क्योंकि वे बचपन में स्ट्रेस में रहा करते थे। ऑथर ये भी बताते हैं कि जब वे 11 साल के थे तब एक टाइम उनके घर में बहुत ज्यादा पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी। पूरी फैमिली ने 1 हफ्ते से पेट भर खाना भी नहीं खाया था। वहीं एक दिन जब उनके पेरेंट्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, ऑथर अपने भाई बहन को संभालने में लगे थे और तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। ऑथर जाकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय पार्सल पकड़ा हुआ खड़ा दिखाई देता है, जो कहता है कि जाओ और अपने डैड को बुलाओ, ये फूड उनके लिए किसी ने भेजा है। ऑथर बहुत खुश हुए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्होंने ऐसा खाना देखा था। फिर उन्होंने अपने डैड को भेजा तो उनके डैड गुस्से में आकर कहते हैं कि जाओ, हमें चैरिटी नहीं चाहिए, और ऐसा कहकर वे अंदर चले जाते हैं। डिलीवरी बॉय फिर उनको बुलाता है और कहता है कि अपने हालात की वजह से अपने फैमिली को ब्लेम मत करो। किसी ने बताया है कि आप लोगों ने कुछ दिनों से पेट भर खाना भी नहीं खाया है, इसलिए अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए सोचो। फिर उनके डैड उस पार्सल को लेकर चले आते हैं। ऑथर सोचते हैं कि इस डिलीवरी बॉय को जरूर समय ने भेजा होगा, तभी इसने हमारी मदद की और हमें पेट भर खाना खिलाया। मानो उस दिन वो डिलीवरी बॉय एक उम्मीद की किरण बनकर आया था। ऑथर उस रात बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि वे बड़े होकर ऐसा दिन फिर कभी नहीं आने देंगे जिससे उनकी फैमिली को खाने के लिए तरसना पड़े। ऑथर 17 साल की उम्र से पहले ही पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए और पैसों की कमी की वजह से उन्हें अलग अलग जगहों पर जितना हो सके उतना काम करना पड़ा। काम करते करते एक दिन उन्होंने जिम रॉन की सेमिनार $35 में देखी, जो उनकी मंथली सैलरी हुआ करती थी। फिर भी उन्होंने सेमिनार अटेंड किया और सोचा कि मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। फिर उन्होंने काम करते हुए सेल्स के बारे में सीखते गए और लोगों के माइंडसेट को पॉजिटिव करना शुरू किया, और इस तरह उनके मोटिवेशनल स्पीकर की जर्नी शुरू हुई।
धीरे धीरे और ज्यादा लोग उनसे सीखने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे एडवाइस भी लेने लगे। फिर 24 से 25 साल की एज में वे एक मिलीनियर बनकर फाइनेंशियली फ्री हो गए। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और हार्ड वर्क के साथ लगातार बने रहे, जिसने उन्हें फाइनेंशियली फ्री बना दिया। और उसी हार्ड वर्क की लर्निंग को उन्होंने अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 सिंपल स्टेप्स में बताए हैं, जिसमें सबसे पहला लेसन आता है, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। यानी कि पैसा एक अच्छा नौकर है, लेकिन यह बहुत ही बेकार मालिक है। क्योंकि अगर हम अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं तब तो ठीक है, मतलब कि हमें अच्छे से पता हो कि हमें अपना पैसा कहाँ पर खर्च करना है और कहाँ पर नहीं, तो यह पैसा हमें पावर देता है। लेकिन वहीं अगर हम इसका उल्टा करने लग जाए, जहाँ पैसा हमें कंट्रोल करने लग जाए, तब ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि हम ऐसी चीजों पर पैसे खर्च करने लग जाते हैं जिनकी एक्चुअल में हमें उसकी जरूरत भी नहीं होती, जैसे कि बिना मतलब का खर्च करना, लोगों को शो ऑफ करना, बड़ा घर और बड़ी गाड़ियां लेना। तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर पैसा हमें कंट्रोल करने लग गया होगा। इसलिए हमें पैसों पर कंट्रोल करना है, न कि पैसों को हम पर कंट्रोल होने देना है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसों के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास पैसों की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती जिस पर वे बात कर सके, और इसलिए वे अपने डिनर टेबल पर या फिर पब्लिक प्लेस में भी पैसों पर बात नहीं करते और सोचते हैं कि कल किसने देखा है। इसलिए वे रोज कमाओ और रोज खर्च करो के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि वे लोग उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं पैसों को लेकर, और कंफर्टेबल नहीं होने का कारण उनमें फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है, जिसे सीख कर बढ़ाया जा सकता है। और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम पैसों को कैसे हैंडल करते हैं। या तो हम पैसों का यूज करेंगे या फिर पैसा हमको यूज करेगा, या तो हम पैसों को मास्टर करते हैं या फिर पैसा हमें मास्टर करता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें पैसों के उस गेम को समझना होगा और उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी, तभी हम अपने पैसों को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा लेसन आता है, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर के घर जाते हो तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होता है जो मोबाइल या कंप्यूटर गेम में बहुत अच्छा होता है, जो आपको चैलेंज करता है गेम के लिए, जिसमें आप बड़ी आसानी से हार जाते हो। आप हारते इसलिए हो क्योंकि उस बच्चे ने उस गेम को आपसे कहीं ज्यादा बार खेला होता है, इसलिए वो आपसे जीत जाता है। उसी तरह पैसा बनाना भी एक गेम की तरह होता है। इसमें ऑथर हमें उस पैसों के गेम के बारे में सिखाते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि हमें इस गेम को खेलने से पहले इसके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। रूल्स यानी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अगर हम ये पता कर ले तो ये भी एक सुपर पावर से कम नहीं होगी, और इस पावर को सीखने के लिए हमें मनी गेम को बार बार खेलना होगा। ऑथर कहते हैं कि हमें कंज्यूमर नहीं बल्कि इसके साथ ओनर भी बनना चाहिए, मतलब कि हमें ना केवल किसी भी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने हैं बल्कि उस कंपनी के शेयर्स भी लेने चाहिए। जैसे कि अगर हम एप्पल के फोन्स खरीदते हैं तो इसके साथ ही हमें एप्पल कंपनी के शेयर्स भी खरीदनी चाहिए। और ऑथर यही समझाते हैं कि अगर हम पैसों के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हैं, मतलब कि पैसों को कैसे बढ़ाना है इन्वेस्ट के जरिए, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने पैसों को लेकर। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ या तो पैसा कमाने में या फिर उन्हें खर्च करने में समय निकाल देते हैं, लेकिन कभी भी इन्वेस्टिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऑथर कहते हैं कि पैसा तभी आएगा जब हम में उससे रिलेटेड नॉलेज होगी, और किसी को भी देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि अगर बाकी सारे लोग एक जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हमें भी बिना लॉजिक के उस जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं। इसके बजाय हमें पहले खुद की रिसर्च भी करनी है, फिर जाकर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका पहले कभी आपने नाम तक नहीं सुना था, और आपके पहचान का कोई आकर आपसे कहे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, पैसा डबल हो जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हम जिन कंपनीज को अच्छे से समझते हैं, जिन्हें हम काफी पहले से जानते हैं, हमें उन्हीं कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। इसके बाद तीसरा लेसन आता है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इसमें ऑथर हमें ये सिखाते हैं कि हमें एक नंबर डिसाइड करना चाहिए कि हमें एक्चुअल में कितना पैसा चाहिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए, और यह एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जिसे अचीव किया जा सके। अगर हम कुछ लोगों से पूछे कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में हमें इतने पैसे चाहिए भी होते हैं या फिर नहीं? एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी फैमिली के महीने का खर्चा 30,000 रुपए है तो साल का खर्चा हुआ 3,60,000 रुपए। तो अगर हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे
जहां से हमको हर साल 3,60,000 रुपए पैसिव इनकम के रूप में मिलती रहे, तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। पैसिव इनकम की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं। फिर हमें अपनी जॉब या कोई भी ऐसा काम जिसे हम करना पसंद नहीं करते उसे छोड़कर एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसे करने में हमें खुशी मिलती हो और उस काम में हमें मजा भी आता हो। और यही हमारी असली फ्रीडम होनी चाहिए, जिसमें हमें 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं होगी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। होता यह है कि हम बचपन से ही दिमाग में इतने ज्यादा पैसे सोचकर रख लेते हैं कि उसे अचीव करना हमें बहुत मुश्किल लगने लगता है, जिसकी वजह से हम वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे बस की नहीं है। इसलिए हमें एक फिक्स्ड अमाउंट अपने दिमाग में सोचकर रखना चाहिए जिसे अचीव किया जा सके। उस अमाउंट को पाने के लिए हमें लगातार नॉलेज लेते हुए उस पर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए जब तक हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल नहीं जाता। चौथा लेसन आता है एब्सोल्यूट फ्रीडम। इसमें ऑथर एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक अनलिमिटेड गोल बताते हैं, जिसे हम एक बहुत बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ सकते हैं, जहां तक पहुंचने के लिए हमें इस फ्रीडम को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड करना होता है। जिसमें सबसे पहला गोल आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब कि अगर हमारी इनकम इतनी हो जाए कि हमारी बेसिक जरूरत का सामान जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक बिल्स एटसेट्रा ये सब पूरे हो जाएं, तो एक तरफ से हम फाइनेंशियली सिक्योर हैं, यानी कि हमारी इनकम इतनी हो रही है कि अगले कुछ महीनों तक हमारे सभी खर्चे निकल रहे हैं। दूसरा गोल आता है फाइनेंशियल विटैलिटी। इसमें हमारी इनकम इतनी होती है कि ये सभी बेसिक जरूरतें पूरी करने के बाद भी हम कुछ पैसे सेव कर पा रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इस एब्सोल्यूट फ्रीडम की जर्नी में हम दूसरे लेवल पर हैं, जिसमें हम सभी जरूरतों के साथ साथ अपनी कुछ जरूरी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा गोल आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसमें हमारी इनकम अब पैसिव इनकम हो जाती है, जिसमें कि हमारे सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर होना शुरू हो जाते हैं और हमें ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पैसा हमारे लिए काम कर रहा होता है, ना कि हम पैसों के लिए। फिर भी अगर हम काम करना चाहे तो हमारा काम ऐसा होता है जिसमें हमारा काम नहीं इंजॉय करते लगता हो। मतलब हमें अपने काम में मजा आने लगता है, फिर वो काम नहीं लगता। इसके साथ अब हमारा कोई बॉस भी नहीं होता, हम खुद अपने बॉस बन गए होते हैं, जहां हमें दूसरों के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती और अब हमारे पास पहले से ज्यादा फ्री टाइम भी होता है। चौथा गोल आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पर हम पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा अब हमारे लिए काम करता है। मतलब कि हमने इतनी अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है जिससे हमें इतना ज्यादा पैसा आने लगता है कि हम पूरी तरह से बिना काम किए जो चाहे खरीद सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ घूम फिर सकते हैं। जहाँ ट्रेवल करते हुए भी हमारे पास पैसे आते रहते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होते हैं। फिर अगर हम चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी महंगी चीज खरीद सकते हैं। पांचवा गोल आता है एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। इसमें हमारे हर महीने के खर्चे तो आराम से निकलते ही रहते हैं, साथ ही साथ हम एक एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफ भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर हम इस पहाड़ में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम अपने आप को जीतता हुआ ही पाएंगे। लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमको जहां से मिले वहां से नॉलेज लेना शुरू करना होगा और चीजों को सीखते हुए इन्वेस्टमेंट करना जल्दी शुरू करना होगा। फिर चाहे हम किसी भी एज में हो या कितना भी कमाते हो, मैटर नहीं करता, तभी हम इस गेम को जीत पाएंगे और अपनी यंग एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। पांचवा लेसन आता है मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। यानी कि हम अपना कितना पैसा कहाँ पर सेव करके रखते हैं। जैसे कोई बैंक में सेव करके रखता है, कोई अपना पैसा घरों के गुल्लक में रखता है, तो कुछ लोग रियल एस्टेट और गोल्ड खरीदते हैं और बहुत कम लोग शेयर्स और बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जहां ऑथर कहते हैं कि बैंक और घरों में पैसे रखने वाले लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके बजाय उन्हें भी इन्वेस्ट करने के बारे में सीख कर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बैंक में अगर हम पैसे सेव करके रखते हैं जिसमें इंटरेस्ट 6 से 7% तक मिलता है, तो भी हमारे पैसे बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी साइकिल की कीमत आज 1 लाख रुपए है और हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% के साथ बढ़ रहा है, तो 10 साल बाद उस साइकिल को खरीदने के लिए हमें 1,78,085 रुपए देने होंगे और ये इन्फ्लेशन रेट हमारे बैंक से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम अपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करके रखते हैं तो 10 साल बाद 4 से 7% के इंटरेस्ट रेट से हमारे पास 1,48,024 रुपए ही होंगे। उस साइकिल को खरीदने के लिए जहां 10 साल पहले 1 लाख रुपए देने पड़ते, वहीं 10 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से हमें अपने सेविंग अकाउंट्स के पूरे पैसे देने के बाद भी हम उस साइकिल को खरीद नहीं पाएंगे। उल्टा हमें अपनी जेब से 31,061 रुपए
और एक्स्ट्रा देने होंगे, तब जाकर हम उस साइकिल को खरीद पाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि बैंक में हम अपने पैसों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वहाँ हमारा पैसा बहुत कम ग्रो होता है और बैंक में पैसे रखकर हम अमीर भी नहीं बन सकते। इसके बजाय हमें अपने पैसों से काम करवाना सीखना होगा, जिससे कि ये टाइम के साथ ग्रो होता रहे और हमें उसका फायदा भी मिलता रहे। बैंक में पैसे उनके लिए रखना सही होगा जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है और उन्हें अपने पैसों को ग्रो होने से कोई मतलब भी नहीं है। उन्हें तो बस चाहिए कि उनका पैसा सेफ रहे, जो रिटायरमेंट के टाइम उन्हें वह पैसे मिलते रहें। लेकिन अगर आप अभी यंग एज में हो और आपके रिटायरमेंट में अभी काफी वक्त है, तो आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम हमें अपने रिटायरमेंट की कोई फिक्र नहीं होती और इस वजह से हम थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर हमारा पैसा इन्फ्लेशन के रेट से कंपाउंड होता रहेगा। और इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने 8वां अजूबा भी कहा है। इसलिए हम सभी को इस 8वें अजूबे की नॉलेज जरूर लेनी चाहिए। छठा लेसन आता है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। इसमें ऑथर कहते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें अपने पसंद के किसी भी काम को करने की आजादी देता है। इसलिए जब हम मेहनत करके पैसा बना लेते हैं, तब टाइम आता है हमें उस पैसों को खुलकर एंजॉय करने का, जहां हम आराम से लंबे वेकेशन पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं और नई नई जगहों का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। फ्री टाइम होने से हम अपने फैमिली के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि जब हम अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं, जहां हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो हमें कुछ पैसों को दूसरों के लिए चैरिटी भी करनी चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों की हेल्प हो सके। ऑथर कहते हैं कि ऐसा करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वह आपको और भी ज्यादा खुशी के साथ आगे ले जाएगी। 7वां लेसन आता है इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001%। इसमें ऑथर हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपने पैसे सेव करके उसी तरह इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। ऑथर को बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मिलने के बाद पता चला कि ज्यादातर मिडिल क्लास और गरीब माइंडसेट वाले लोग अपना सारा पैसा 4 से 8% का रिस्क फ्री रिटर्न पाने के लिए बैंक में सेव करके बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेकर कैसे अपने $1 को $5 बनाना है, इस पर मेहनत करते हैं और 4 से 8% रिटर्न पाने के बजाय वे 15 से 400% रिटर्न पाने पर फोकस करते हैं, जिसके लिए वे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट तब होता है जब हमें इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है और जब हमारा माइंडसेट इन्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। और तैयारी की शुरुआत सोचने से ही शुरू होती है। जिस तरह लॉकडाउन की सिचुएशन आने पर ज्यादातर पुअर माइंडसेट वाले लोग दुकानों की तरफ भागते हैं महंगे दाम में राशन उठाने के लिए, वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग इसे अपॉर्चुनिटी समझकर स्टॉक मार्केट में भागते हैं सस्ते दाम पर स्टॉक खरीदने के लिए। यानी कि मिडिल क्लास लोग जहां रिसेशन के समय में जैसे कोरोना वायरस के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय लोग लाइन में लगकर अनाज खरीदने में लगे थे, वहीं अमीर लोग उस समय स्टॉक खरीदते हैं, वो भी एकदम सस्ते प्राइस पर, जो उनको आगे चलकर बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। तो ये थे ऑथर टोनी रॉबिन्स की बेस्ट सेलिंग बुक मनी मास्टर द गेम के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स, जिसे सीख कर समझ कर कोई भी पुअर माइंडसेट वाला इंसान हार्डवर्क के साथ आगे बढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। आई होप इस बुक की समरी आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको ये लर्निंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी नॉलेजेबल और लाइफ एजुकेशन वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगर आप बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते और समय रहते समय की पावर को सीखना समझना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।